स्टार्ट है, ठीक। चलो ध्यान से देखो बॉयज, ठीक, ध्यान से। चले तो अभी नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट समझ में आ गया। अब नाम में क्या आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब इम्प्योरिटी कौन सी जगह पे जाके बैठेगी, इंटरस्टिशियल साइट के पास जाके बैठेगी। ठीक है, मान लीजिए ये सबके सब आयरन के एटम्स है। ठीक है, ठीक है, क्या है, सबके सब आयरन के एटम्स है। ये आयरन के एटम्स के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए कौन सा एटम आके बैठा है, कार्बन का। और कहाँ पे बैठा है, कौन सी साइड पे आके बैठा है बोलो, इंटरस्टिशियल साइट पे आके बैठा है। ठीक है, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी एटम्स थे लैटाइस के अंदर वो सब के सब कार्बन थे, लेकिन उनके बीच में कुछ कुछ ऐसे एटम्स थे, वो सब आयरन थे, उनके बीच में कुछ कुछ एटम्स थे जो किसके थे, कार्बन के थे। तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसकी पूरी थ्योरी आपको बुक में लिखी गई है। ठीक है, यही सारी चीजें समझाया गया, तो मैंने सिर्फ आपको डायग्राम से समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोइकियोमेट्री, या व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री इन केमिस्ट्री, व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? हाँ, कितने मोल्स है, ठीक है, कितने मोल्स है, और आइदर तुम बोल सकते हो कि कितना उसका नहीं, वॉल्यूम नहीं बोल सकते हो, हाँ उसका रेशियो कितना है। ठीक है, रेशियो कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ H2SO4, तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, बोलो 2 है। कितनी है इसकी स्टोइकियोमेट्री, 2 है। ये डिफाइन स्टोइकियोमेट्री, सिर्फ स्टोइकियोमेट्री की बात करो, नॉर्मली मैं क्या बता रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्री। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, नॉर्मली 2 है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि 2 मोल्स ऑफ क्या है, H2SO4 लिया गया है। अब आपको पता है कि 1 मोल कितना होता है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4 का वैल्यू मिल जाएगा। उसके मतलब 2 मोल्स ऑफ H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स है H2SO4 में। ठीक है, मतलब H के कितने, S के कितने और ऑक्सीजन के कितने हैं। बात समझ में आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब क्या, ये केमिकल जो इक्वेशन हमने लिखा है इसके जस्ट बगल में जो नंबर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कोएफिशिएंट नाम दे दिया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये पढ़ने से पहले आप लोग को एक मैग्नीट्यूड वैल्यू दी गई है, आप जरा अपनी बुक में देखिए, Ni की और ऑक्सीजन की आपको वैल्यू दी गई है। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में, हाँ क्या है, जरा मुझे रिपीट करो, Ni की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.97, और O की कितनी दी गई है, 1.0। मतलब देखिए ये इनकी ये जो स्टोइकियोमेट्री है, क्या ये सेम है, डिफरेंट है बराबर, मतलब डेसिमल्स में आ रही है इनकी वैल्यू, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए अब इसमें सिंपल शब्दों में देखिए, यहाँ पे Ni2+ है, यहाँ पे भी Ni2+ है, ऑक्सीजन 2- है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2- है, यहाँ पे Ni2+ है, ऑक्सीजन 2- है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2- है। तो हर जगह Ni2+ और ऑक्सीजन 2- है, मतलब ये चार्जेस बैलेंस कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलता हूं तुम्हें कि NaCl क्या ये न्यूट्रल है या नहीं है, क्या ये न्यूट्रल है या नहीं है, NaCl न्यूट्रल है या नहीं है, कैसे न्यूट्रल है, क्योंकि ये +1 -1 एक दूसरे को चार्जेस क्या कर रहे, कैंसल आउट कर रहे। तो ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है, तभी तो खाने लायक है, बराबर, तभी तो उसका पीएच कितना है, बस समझ में आ गई। ये है केमिस्ट्री, क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस तो कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इनके बीच में देखो कौन आके बैठ गया, Ni3+ आके बैठ गया, बराबर। तो इसने स्टोइकियोमेट्री को क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया। अब जहां पे Ni2+ 2 एटम्स को अट्रैक्ट कर रहा था, 3+ क्या करेगा, 3 को करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, बराबर। खींच लेगा तो अपनी तरफ आ जाएगी ना, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ रही। डेफिशिएंसी क्यों बोल रहे, क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं किसी एटम को खींचेगा अपनी तरफ, तो वहां पे कुछ ना कुछ मेटल की, अब ये सब के सब क्या है, ये क्या है ना, क्या निकल, क्या एक मेटल ही है ना, बराबर। तो ये कुछ ना कुछ निकल को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो वहां पे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, वहां पे कुछ ना कुछ कमी होगी, कुछ कमी होगी।
और कमी को हमने क्या नाम दे दिया, डेफिशिएंसी। क्लियर हो गया अश्विया, समझ में आ रही? तो ये क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, और इसीलिए इसको हम लोग किस में डालते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री क्या है, डिफरेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा टाइप है। देखिए दूसरे टाइप में आपको और दो सब टाइप दिए गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट बहुत आसान है। देखिए इनमें क्या बोला गया, अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन। भाई इंटरस्टिशियल पोजीशन पे या तो कोई एक न्यूट्रल एटम आएगा या फिर कोई एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आएगा। जैसे मान लो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है वो चीज समझो जरा, बोर्ड पे ध्यान दो, लिखने पे नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल एटम, खतीजा? हाँ नहीं मालूम, अच्छा। फातिमा न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम क्या होता है? इकरा न्यूट्रल एटम क्या होता है? हासिफ स्टेबल हो। कैसे स्टेबल, हाउ कैन एन एटम बिकम स्टेबल? एक एटम कैसे स्टेबल होता है, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिए, ठीक? नहीं अमन, न्यूट्रल, अच्छा न्यूट्रल का मतलब क्या होता है आपसे? हाँ, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? इंसानों में न्यूट्रल लोग होते कि नहीं होते? होते। मेल फीमेल होता है और एक बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बराबर है कि नहीं? समझ गया, क्लिक हो गया? तो वैसे ही सेम यहां पे Zn2+ का मतलब मुझे समझा दो तो मैं समझ जाऊंगा, तो मैं न्यूट्रल भी समझ में आ जाएगा। व्हाट, ये बताइए बच्ची, Zn2+ का मतलब क्या होता है? और आप लोग भी मुझे बताओ कि Zn2+ का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे पूछा, फातिमा बताएगी Zn2+ का मतलब क्या होता है? अफजल, अरे पॉजिटिव मतलब जिंक है, ठीक है, आप पता है फातिमा? बस पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ऐसी। मुझे बताओ कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा है, जब वो क्या करता है, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, इलेक्ट्रॉन। मुझे यूसरा की आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, क्या लूज करता है? इलेक्ट्रॉन को। कोई भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज कब आएगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बराबर। और अगर लूज नहीं कर रहा है मतलब क्या है? वो स्टेबल है, न्यूट्रल है, बराबर ना। उसके ऊपर प्लस चार्ज है ना उसके ऊपर माइनस चार्ज है। अरे हाँ है ना, है कि नहीं, है ना? तो अब जरा देखो Zn2+, ये क्या न्यूट्रल है? नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है। प्लस हो या माइनस हो वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। ये क्या न्यूट्रल है? इसने लिया है, इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, बराबर ना। तो देखो ये सब के सब क्या है? चार्ज आयन से, बराबर। आयन से ना, इसलिए तो उसको हम बोले चार्ज आयन, बराबर। अब इनके बीच में ना मैं क्या कर देता हूं पता है? इनके बीच में एक न्यूट्रल बंदा लाके रख देता हूं, ये लो जिंक। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? ये न्यूट्रल एटम है, बराबर। तो यही है मेटल एक्सेस डिफेक्ट कि सर कोई भी आयंस के बीच में एक न्यूट्रल आयन एटम आ जाएगा, या एक न्यूट्रल एटम आ जाएगा, आयन नहीं बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करोगे? न्यूट्रल एटम आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पे, तो उसने आपने क्या नाम देना है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें टाइप ए हम पढ़ रहे, समझ में आ गया? जिसमें इसका नाम क्या है? न्यूट्रल जिंक एटम एट इंटरस्टिशियल साइट, बराबर। इंटरस्टिशियल साइट है कि नहीं है? चारों तरफ उसके पास चार्ज आयन से, बराबर। लेकिन बीच में देखो क्या है? अकेला। इंटरस्टिशियल साइट पे कौन है? न्यूट्रल कौन है? जिंक न्यूट्रल एटम है, बराबर। अच्छा, इसको तुम न्यूट्रल बोलोगे? नहीं बोलोगे। अरे हाँ है ना। न्यूट्रल कौन होगा? जिसके पास ना प्लस होगा ना माइनस होगा। बात क्लियर, समझ में आ गई बात? ये छोटी छोटी बात याद रखो। हाँ बोल। आप बोलेंगे जो न्यूट्रल होगा वो स्टेबल भी होगा। न्यूट्रल होगा, स्टेबल होगा। पर अपना सोडियम अगर ऐसी नॉर्मल एटम फॉर्म में, हाँ तो रिएक्ट करेगा। तो पर अगर खाली एनी फॉर्म में रहेगा तो अनस्टेबल है। हाँ तो हाँ बराबर, रिएक्ट करेगा तभी तो स्टेबल बनेगा। तभी तो सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है। हवा के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ या पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब स्टेबल है, याद रखो। हीलियम को कभी 2,8,1 है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो रिएक्ट करेगा। हाँ तो उससे पहले अनस्टेबल है। उससे पहले अनस्टेबल है, क्योंकि उसको स्टेबल बन,
प्लस चार्ज है उसमें ना माइनस है। न्यूट्रल कैसे हो सकता है? न्यूट्रल के ऊपर मतलब ऐसा समझना है, इसमें दो तीन चीजें। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, बराबर। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को ले लो, हीलियम किसी से रिएक्ट कर रहा है, कभी हीलियम ऑक्साइड पढ़े हो? कभी पढ़ोगे भी नहीं, बराबर। हीलियम नियॉन ऑक्साइड पढ़े हो? सब क्या है, सब क्या है? न्यूट्रल है। ये नेचर में इनको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही है कि किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताऊं ग्रुप 18 के, इधर थोड़ा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 18 में बताओ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या है बोलो, रेडॉन, बराबर। इनके साथ तुमको कोई दूसरा एटम जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये स्टेबल है। सोडियम की कंडीशंस पे वो स्टेबल होता है, किसी किसी कंडीशन पे वो स्टेबल होगा, किसी किसी कंडीशन पे वो स्टेबल नहीं होगा, बराबर। मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल माना जाता है, समझ में आ रहा है? हमारे लैब में, हमारे केमिस्ट्री लैब में हम लोग सोडियम को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो सोडियम को एक लिक्विड में रखा जाता है, एक स्पेशल टाइप का लिक्विड आता है उसके अंदर, हाँ कैरोसिन टाइप का एक लिक्विड आता है, उसके अंदर रखा जाता है। और वो सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम एक कैसा मेटल है, सॉफ्ट, जिसको आप छुरी से भी काट सकते हो। मेटल को कभी छुरी से काट सकते थे क्या? नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया ही है उसकी प्रॉपर्टी कि उसको आप छुरी से भी क्या कर सकते हो, काट सकते हो। बात समझ में? तो यही मैं चीज समझाना चाह रहा था, बैक टू द टॉपिक, कि आयंस के बीच में क्या है, एक न्यूट्रल एटम आ जाता है तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। लेकिन कौन सी साइड पे आ रहा है, इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब नेक्स्ट आगे देखो, उसका बी टाइप देखो, ठीक है। बी टाइप भी मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं, ठीक है। या तो लिख लो, इतना लिख लो, फिर बी टाइप समझाता हूं, ठीक है। और नमाज पढ़ लो, ठीक है।